हेलो गाइस, माई सेल्फ चंद्रमणि दीक्षित। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स को पढ़ने से पहले हम उसमें एक टॉपिक आता है, एक टर्म आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो थोड़ा सा हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या होता है, ये सारा कुछ हमने पढ़ रखा है। पर यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको जान लें कि व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसके बारे में देखते हैं गाइस। हमने ये एक सेटअप बनाया है। तो इस सेटअप में क्या है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इसके लिए कुछ कंडीशंस लिखते हैं हम कि जो कंडीशंस ये फॉलो करता है, ये कंडीशंस होंगी तभी जाकर के वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस होगा वहां पे। तो इसकी कंडीशंस क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है गाइस। फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये कहता है कि अगर दो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, उन्हीं के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, वो या तो 25 केल्विन हो या फिर उससे कम हो। 25 केल्विन से अगर ज्यादा है तब उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। मींस या तो क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस क्या होना चाहिए, 25 डिग्री केल्विन से कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तो हमने दोनों साइन लगा दिए, इक्वल टू और लेस देन। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो दो लिक्विड हम लेते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम से कम 25 केल्विन से कम ही होना चाहिए, तभी तो हम उनको फ्रैक्शनेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। अगर इससे ज्यादा है तो उसके लिए हम ओनली डिस्टिलेशन यूज करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे हम, उसके लिए ये यूज नहीं करेंगे। अब दूसरी, अब इसमें क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो दूसरा इसकी कंडीशन है, इसमें जो वेपर बनती है, जो वेपर फॉर्म होती है दोनों लिक्विड की, तो वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होते हैं और जो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन होते हैं, वो दोनों के दोनों फेज में जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं लिक्विड्स के, वो बराबर नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस, अब वो ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस इन वेपर फेज इज नॉट इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस इन लिक्विड फेज। ओके, वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है वो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन के बराबर नहीं होना चाहिए। मींस या लिक्विड फेज में कुछ और का उसका कंपोजिशन हो और वेपर फेज में कुछ और कंपोजिशन उसका होता है। उसी तरह से दूसरे वाले, अगर यहाँ पे हम ऑब्वियसली कि हम दो ही लेंगे, यहाँ पे दो लिक्विड लेंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन का यूज करते ज्यादातर। तो हमने अगर ए लिया है तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे XA इज नॉट इक्वल टू दी XA। कहां पे, ये तो है वेपर में और ये कहां है, लिक्विड फेज में। तो वेपर फेज में, और अगर B दूसरे वाले का भी होगा, XB इज नॉट इक्वल टू दी XB, इसमें ये वेपर फेज में और ये लिक्विड फेज में। ओके गाइस, तो ये हमने अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं। तो ये दो कंडीशंस थी जो कि काफी इसमें इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती हैं। अब इसका सेटअप देखिए, तो इसमें हमने एक यहाँ पे एक फ्लास्क लिया है जिसमें हम लिक्विड्स को लेंगे जिनकी हमें स्टडी करना है, जिनको डिस्टिलेशन करना है, उनको हमने इसमें रख लिया। अब इस फ्लास्क को एक वाटर बाथ में रख लिया। वाटर बाथ में इसलिए रखा क्योंकि जो हीट करेंगे तो वो हीट डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में ना आए, डायरेक्ट कांटेक्ट में आए और उसको हम फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं, उसको हम अपने अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वाटर बाथ का यूज करते हैं। उसके और भी रोल है, उसका और भी यूज है, तो खैर उस पर ध्यान नहीं देंगे हम। हमने यहाँ पे एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया जिसमें कि दो लिक्विड मिले हुए हैं। अब इसके ऊपर हमने कांच की बनी हुई एक ऐसी ट्यूब लगाई, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे चेम्बर्स होते हैं, इसमें बल्ज चेम्बर होते हैं, कई सारे चेम्बर्स होते हैं। तो ये चेम्बर्स इसलिए होते हैं कि इसमें जब गैस टकराती है तो वो कूल डाउन हो जाती है, और टकराती है तो वहां पे उनका कंडेंसेशन
कंडेंस होकर के फिर से लिक्विड बन जाती है। तो वो आगे बताएंगे। इस ट्यूब को बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसको बोलते हैं। अब इसके ऊपर टॉप पोजीशन पे हम एक थर्मामीटर लगा देते हैं। थर्मामीटर हमें ये बताता है कि जो वेपर बन रही है, जो बॉयल हो रहा है, उसको कितना टेम्परेचर अभी है। जब वेपर बनेगी तो वो टेम्परेचर बताएगा, मेजर करेगा कि कितना टेम्परेचर इसका हो गया है। ओके, अब इसमें से जो वेपर बनेगी, तो अगर वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच गया है तो वो वेपर आगे पास हो जाती है, आगे एक अलग से ट्यूब लगी रहती है और आगे पास हो जाएगी, इस ट्यूब में यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे तो वेपर आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस ट्यूब के चारों तरफ एक और ट्यूब लगी रहती है। एक और ट्यूब लगी रहती है, उसमें क्या रहता है कि उन दोनों ट्यूब के बीच में जो गैप रहता है, उस गैप में ठंडा वाटर, जो ठंडा पानी होता है, वो फ्लो होता रहता है। उसमें यहां से ठंडा पानी जाता है, यहां से भरते रहते हैं, और जो ये वेपर गर्म होती है, इस गर्म वेपर को कंडेंस्ड करके, उसको ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है यहाँ पे। और जब हम किसी जैसे बॉइल्ड मिल्क है, बॉइल्ड मिल्क को हम ठंडा करना होता है, तो अगर कंटेनर को हम थोड़ी देर पानी में रखते हैं तो पानी जो है वो गर्म हो जाता है और दूध ठंडा हो जाता है। तो वही बात है यहाँ पे। तो ये पानी जब क्या है, इसका जब ये वेपर को ठंडा करेगा तो पानी हो जाएगा गर्म, तो पानी को यहाँ पे आउटलेट, यहाँ पे होता है आउटलेट, दिस इज इनलेट एंड दिस इज आउटलेट ऑफ वाटर। अब जब कंडेंस्ड होकर के इस ट्यूब में, अंदर वाले ट्यूब में जब कंडेंस्ड होकर के वेपर जो कंडेंस्ड हो गई, लिक्विड फॉर्म में हो गई, जिसकी भी यहाँ से लिक्विड से बनी थी, उसको यहाँ पे हम कंटेनर में इकट्ठा कर लेंगे। फिर दूसरे वाले की वेपर बनेगी, उसको भी इसी तरह से हम, जब ये सारी की सारी बन जाएंगे तो इसको हम हटा देंगे, दूसरा कंटेनर यहाँ पे लगा देंगे, और हम उसको भी दूसरे वाले को, फिर दूसरे वाले की बनने लगेगी, उसको हम यहाँ पे करेंगे। अब देखते हैं, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है एसीटोन और बेंजीन का। तो एसीटोन और बेंजीन, अब इसमें क्या है, देखो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, इसका है, एसीटोन का है 329 केल्विन और बेंजीन का है 353 केल्विन। इनके बीच कितना डिफरेंस है, लगभग 24 केल्विन का डिफरेंस है। तो इनका हम ऐसे मिक्सचर का, इन दोनों को मिला दे तो इन मिक्सचर का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर इसको हम देखो, यहाँ पे बॉईल करना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे जैसे हम बॉईल करते हैं तो कम टेम्परेचर किसका है, 321 पहले हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को उतना बढ़ाएंगे, थर्मामीटर लगाए इसलिए वो इंडिकेट करता है कि कितना टेम्परेचर है आपका, तो 329 तक करेंगे। 329 तक करेंगे तो इसमें से एसीटोन की वेपर ज्यादा बनेगी, सारा का सारा एसीटोन जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा, और थोड़ी बहुत साथ में कुछ बेंजीन की भी, बेंजीन का कन्वर्जन खैर होगा नहीं। अच्छा, तो एसीटोन जो है, जब हम 329 केल्विन तक टेम्परेचर को बढ़ा देंगे और वहीं पे स्टीडी कर देंगे, रोक देंगे, मतलब 329 के आगे नहीं बढ़ाना है टेम्परेचर को, अब वहीं पे स्टीडी कर देंगे, ठीक है, रोक देंगे। तो होगा क्या कि जितना भी एसीटोन है वो सारा का सारा एसीटोन वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर के और इसमें जाकर के कंडेंस्ड होकर के यहाँ पे हम एसीटोन को अलग कर लेंगे। और साथ में हो सकता है थोड़े बहुत बेंजीन के मॉलिक्यूल चले जाएं, तो वो बेंजीन के मॉलिक्यूल यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, वो इसी में कंडेंस्ड होकर के फिर से उसी में लौट आते हैं। ये जो चैम्बर लगा है फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर, ये इसीलिए होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट पे अभी पहुंचा नहीं है बेंजीन, उसका 53 है ना, तो अभी तो टेम्परेचर 29 ही है, तो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा नहीं है, तो ये यहीं तक जाते जाते यहीं तक गिर जाएगा, कंडेंस्ड होकर के दोबारा से गिर जाएगा, ऊपर जाएगा कुछ दूर तक फिर गिर जाएगा, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अच्छा, लेकिन एसीटोन जो था वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच गया था, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वहां तक हम पहुंच चुके थे, तो सारे का सारा एसीटोन इस तरह से अलग हो जाएगा। उसके बाद में और हीट करेंगे, 353 तक पहुंचाएंगे, तो फिर वहां से बेंजीन की सारे के सारे इसकी वेपर बनेगी, वो भी यहाँ पे कंडेंस होकर के उसको दूसरे कंटेनर में हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से दो लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसमें जो है, इसमें हमने 2 ही लिक्विड लिया था, वो 2 से ज्यादा मिक्सचर ले सकता है, जिसमें ऐसा मिक्सचर ले सकता है जिसमें 2 से ज्यादा लिक्विड्स हों, और उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो लेस देन 25 केल्विन होना चाहिए, तो उनको हम इस मेथड से कर सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक है एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप्स के बारे में हम अब पढ़ते हैं। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने ये बताया था कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो दो तरीके होते हैं, एक तो पॉजिटिवली डेविएट करता है और एक नेगेटिवली डेविएट करता है, और वो भी कहाँ से, राउट्स लॉ से, मीन्स पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। तो वो दो हमने बताया था। तो एजोट्रॉप्स गाइस क्या होते हैं, इसमें ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये ओनली एंड ओनली नॉन आइडियल सॉल्यूशन में होते हैं, मीन्स आइडियल सॉल्यूशन में कभी ये एजोट्रॉप्स नहीं बनते। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, द मिक्सचर constant boiling mixture of two liquids, okay, with equal proportions of mole fractions in vapor phase and in liquid phase, means is called an azeotrope। ये अच्छा, तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? इस डेफिनेशन का मतलब होता है, उसको समझने के लिए हम कुछ यहाँ पे कुछ टर्म लिख लेते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, तो हमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? ओके, प्रॉपर्टीज देखिए, एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर होते हैं वो केवल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इन सॉल्यूशंस, केवल नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं। दूसरा, सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि ये जो एजियोट्रॉप्स होते हैं ये बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, मींस इसमें एक ही सॉल्वेंट होता है और एक ही सॉल्यूट होता है। ओके, तो जब दो ही कंपोनेंट होते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन होता है एजियोट्रॉपिक। अच्छा, नेक्स्ट जो इसका है, नेक्स्ट क्या कहता है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जैसे कि किसी दोनों का अलग अलग होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, एक पर्टिकुलर ये कह सकते हो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे कि किसका कितना परसेंट है। मान लिया अगर मैं ले लूँ एक एग्जांपल वाटर और इथेनॉल का, तो वाटर इथेनॉल जो होता है वो 95 और 5 के रेशियो में रहता है। तो उसमें क्या रहता है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे उन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एक ही होगा, इसको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, हर एक कंसंट्रेशन पे नहीं होता है ऐसा। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे कि अब मैं इसको हीट करता हूँ, जब मैं सॉल्यूशन को हीट करता हूँ तो कुछ उसमें से वेपर बनेगी, दोनों की बनेगी, एक की बनेगी, जो भी है उसको हम हीट करेंगे तो दोनों की वेपर कुछ ना कुछ बनेगी। ओके, तो इसमें से कुछ तो कंसंट्रेशन वेपर फॉर्म में जाएगा और कुछ लिक्विड फॉर्म में रहेगा कंसंट्रेशन। तो इस टेम्परेचर पे जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है
उनके इस कंसंट्रेशन पे, जिस कंसंट्रेशन पे वो एजोट्रॉप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उस कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन जो होता है उस स्टेट पे जो लिक्विड के अंदर उनके मोल फ्रैक्शंस होते हैं, उतना ही मोल फ्रैक्शन वेपर फॉर्म में रहेगा। मींस मोल फ्रैक्शन इन वेपर फॉर्म एंड मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फॉर्म बोथ आर इक्वल, दोनों के दोनों इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं। ओके, तो यहां भी लिख देते हैं हम मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का सिंबल एक्स से लिखते हैं। लिक्विड स्टेट, लिक्विड फेज में जो होगा मोल फ्रैक्शन वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शंस इन वेपर। ओके, तो लिक्विड फेज में और वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं वो दोनों लिक्विड के बराबर बराबर रहते हैं। ओके, तो ये कुछ, अब एक और है इसमें, हाँ, नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अच्छा, तो ये जो टर्म है, इस टर्म को बताने के लिए हमने आपको बताया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। आपने 11th में पढ़ के रखा होगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ऐसा होता है कि 25 डिग्री केल्विन से अगर कम टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर डिफरेंस का, मींस बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस का, तभी हम उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी कि उनमें जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वेपर फेज में और लिक्विड फेज में, वो बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिक्विड और वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन दोनों के दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, मींस इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि एजोट्रॉप्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, अब जो एजोट्रॉप्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया एजोट्रॉप्स को। तो दो जो कैटेगरी है वो क्या है, एजोट्रॉप्स दो टाइप के होते हैं। एक जो एजोट्रॉप होता है उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर या मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप होते हैं। तो दूसरा एजोट्रॉप होता है वो होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप and second one is the maximum boiling। तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप ये दो कैटेगरी में बांटा गया। अब मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग जो होता है मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन इसको अभी आगे समझाने वाला हूँ। तो मिनिमम बॉइलिंग का जो एग्जांपल है हमने अभी बताया था कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ही होते हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में होंगे तो उसके भी दो हमने पार्ट बताए थे। तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप होगा उसको शो करने वाले जो सॉल्यूशंस होंगे, मिक्सचर्स होंगे, वो पॉजिटिवली डेविएटेड होंगे। पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिवली डेविएटेड, जो पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस होते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ये होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप होते हैं। और जो मैक्सिमम बॉइलिंग होते हैं वो नेगेटिवली डेविएटेड होते हैं। नेगेटिवली डेविएटेड होते हैं कहां से, राउल्सफल से। तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, ये दो तरीके के एजोट्रॉप हम पढ़ेंगे यहाँ पे।
अब इसमें क्या होता है, जो मिनिमम वाला होता है वो पॉजिटिव डेरिवेटिव होता है, मैक्सिमम नेगेटिव, ये मैंने अभी बताया। अब इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो एग्जांपल्स क्या होते हैं, अगर मैं पॉजिटिवली डेरिवेटेड एग्जांपल्स की बात करता हूँ तो मिनिमम वॉल्यूम का एजेड्रॉप कौन होगा, जो हमने पढ़ा था पॉजिटिवली डेरिवेटेड के एग्जांपल, जो पॉजिटिव डेरिवेशन में पढ़ा था वो एग्जांपल मींस वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस प्रोपेनॉल, C3H7OH, C2H5OH, वाटर एथेनॉल, वाटर प्रोपेनॉल। ओके, और भी एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि CH3Cl प्लस C2H5OH। तो ये कुछ मिक्सचर्स होते हैं जो कि मिनिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप्स के एग्जांपल्स होते हैं। अब हम इसको समझते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप्स इसको बोलते क्यों बोलते हैं इसको, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे ग्राफ को पढ़ते हैं। तो ग्राफ में देखते हैं कि क्या होता है, तो मेरे ख्याल से ये सब नोट कर लिया होगा। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। तो ग्राफ की बात करते हैं, वो भी मिनिमम बॉइलिंग एजेड्रॉप्स की। तो आपने पढ़ा होगा आइडियल सॉल्यूशन में जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो पॉजिटिवली डेरिवेटेड ग्राफ था, हम उसकी बात करते हैं। तो वो कुछ इस तरह से था। कुछ इस तरह से था। अब ये तो आइडियल के लिए था और नॉन आइडियल के लिए हमने ये बना दिया। हम केवल इसी को दिखा रहे हैं, पॉजिटिवली डेरिवेटेड, इन सबको, इन दोनों को नहीं दिखा रहे हैं, तो हम केवल इसको दिखा रहे हैं। यहां पे हमने लिखा था PA0 और यहां पे लिखा था हमारा PB0। तो PA0 और PB0। अब इसमें ये जो ग्राफ बन के आया था, इसमें एक देखो एक पीक जा रहा है, एक ही जो है यहाँ पे पीक पॉइंट इसको बोल सकते हैं। दिस इज द पीक पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ। ओके, एट दिस पीक पॉइंट, अगर इस पीक पॉइंट को हम यहाँ पे नीचे इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे जो पढ़ रखा था कि ग्राफ में कौन कौन सा कंसंट्रेशन, किसके पास कितना कंसंट्रेशन होता है, तो वो कंसंट्रेशन हमने पढ़ रखा था। तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा था वो XB और XA, इनका कंसेप्ट XA और XB हम इनको एग्जांपल मान के चलते हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एग्जांपल ले, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं H2O और प्रोपेनॉल का। तो मिथेनॉल और प्रोपेनॉल का हम एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे, वाटर और प्रोपेनॉल का। तो जो XB है, XB को हम मानेंगे प्रोपेनॉल, तो X और C3H7 और XA को हम मानेंगे वाटर। इसका यहाँ पे 0 ले लिया और इसका ले लिया हमने 1। तो XA को क्या माना हमने, वाटर। तो PA को भी क्या मानेंगे, यहाँ पे मतलब ये है वाटर के रेस्पेक्ट में। A जो लिक्विड था वो वाटर था और जो B लिक्विड है वो हमारा प्रोपेनॉल है, C3H7OH। ओके, अब यहां पर भी क्या मोल फ्रैक्शन से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो X C3H7OH हो जाएगा वो 1 हो जाएगा और X H2O ये 0 था। अब ये जो कंसेंट्रेशन थे वो तो यहाँ पे थे। अब यहाँ पे क्या था, कि यहाँ पे मैं अगर देखूं तो ये जो कंसेंट्रेशन, ये जो वेपर है, जो प्रेशर होगा, ये यहाँ से इतना जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर किसका होगा, यहाँ पे जो वेपर फॉर्म कर, यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है वो X वाटर तो 0 था, जो तो कंसेंट्रेशन किसका होगा, किसके मोल फ्रैक्शन होंगे, केवल प्रोपेनॉल के मोल फ्रैक्शन यहाँ पे हैं। ठीक है,
अब क्या है, अब वाटर धीरे धीरे हम मिलाते हैं, जब इधर हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, तो अगर हम यहाँ से उधर की तरफ चलते हैं तो वाटर को हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तक लेके जाते हैं, प्रोपोर्शन तक लेके जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें सबसे ऊंचा पीक हमें मिलता है, सबसे ऊंचा पीक मिलता है, वहीं पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो कंसंट्रेशन होगा इस पॉइंट पे जो इनका जो प्रोपोर्शन होगा वो वेपर फेज में और लिक्विड फेज में दोनों में बराबर होगा, और इसी पॉइंट को बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। यही पॉइंट वो पॉइंट होगा। और इसके पॉइंट को हम नीचे समझते हैं अलग ग्राफ में, तो एक और ग्राफ बनाते हैं। ये तो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के टर्म में बनाता ग्राफ, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे समझता हूँ, दूसरे ग्राफ में समझता हूँ, तो अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस एक्स के बीच में ग्राफ बनाता हूं, तो देखिए ये ऊपर जा रहा है ग्राफ, तो ये जो ग्राफ है, जितना ये ग्राफ ऊपर जाएगा मींस जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा। ऐसे बनेगा ये। अब ये बॉइलिंग पॉइंट देखो, इसके बॉइलिंग पॉइंट से और इसके बॉइलिंग पॉइंट से, यहाँ पे ए वाला था, ए मींस यहाँ पे था वाटर, और यहाँ पे था आपका C3H7OH। C3H7OH का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से थोड़ा सा कम था। तो अब ये जो यहाँ पे आएगा, जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो इन दोनों से हल्का सा कम आएगा और दोनों के ग्राफ से नीचे आएगा। अब ये कम क्यों आता है, इस चीज को हम बताते हैं कि ऐसा हमने यहाँ पे, आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि इन्होंने डायरेक्ट ग्राफ बना दिया, लेकिन हम बताते हैं कि इस चीज को ये कम ही क्यों आया, कम क्यों आया। अच्छा, तो मैंने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपको बताया था कि मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है, और जब उनको हम एक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो उस सॉल्यूशन में अगर एक लिक्विड ए था एक लिक्विड बी था, तो सॉल्यूशन में हमें दोनों के कंपोनेंट मिलेंगे और दोनों के बीच में कुछ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा, ए बी इंटरेक्शन, इसको ए बी इंटरेक्शन बोलते हैं। तो उसमें मैंने ये बताया था कि जितना ही लिक्विड में जो ए बी इंटरेक्शन है, ए बी के जो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच अगर ज्यादा इंटरेक्शन होगा तो उनकी वेपर कम बनेगी, उनकी वेपर कम बनेगी। अब क्या है, अब यहां पे देखो, इस ग्राफ से मैं क्या समझ में आ रहा है कि इसकी वेपर ज्यादा बन रही है, इसका जो प्रेशर है ज्यादा प्रेशर होने का मतलब इसकी वेपर ज्यादा से ज्यादा बन रही है, और ज्यादा वेपर बनने का मतलब इनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो कम हो जाता है। कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो जाता है तो ये जल्दी से ही इनका ब्रेकडाउन हो जाता है, ये वेपर फॉर्म में चले जाते हैं, वेपर में चले जाते हैं। तो जिसकी वेपर जितना जल्दी बनेगी, जब जितना कमजोर होगा उतना ही जल्दी इसकी वेपर बनेगी। तो क्या है, इसको थोड़ी सी ही हीट मिलेगी और ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हो जाता है। इसीलिए यहां पे हमने लिखा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट या मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप, इसीलिए बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर बनता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, पॉजिटिवली डेविएट हो जाता है, दैट इज द रीजन। अब ये गाइस, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसके बाद दूसरा केस बताता हूँ, तो इसको आप लोग देख लो जरा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम देखते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप क्या होता है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप, इसके कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं हम, जैसे कि HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, इसका कितना होता है कंसंट्रेशन, इसका जो बाई मास, इसका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 68% क्या होगा, HNO3 होगा, और बाकी का जो 32% होगा वो वाटर। ये रेशियो में अगर इस कंपोजिशन में ये रहते हैं तो ये शो करता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप की तरह बिहेव करता है, ये मतलब वो चीज को होता है। नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे HCl और वाटर,
HCl और वाटर, ये भी एग्जांपल है इसका, और बहुत सारे एग्जांपल हैं। क्लोरोफॉर्म प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस HNO3। तो हम इसके बारे में यहां से ध्यान से देखते हैं, हम इसको लेके चलते हैं और इसके बारे में यहां पे देखते हैं ग्राफ क्या बनेगा इसका। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बात कर लेता हूं मैं। HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा HNO3 और वाटर, HNO3 का होता है 393.5 केल्विन और वाटर का सबको पता है 373 केल्विन होता है। इन दोनों के बीच गैप देख लो 25 से कम ही है, 25 से कम है। ओके, अच्छा तो खैर अब यहां पे हम समझते हैं, तो ग्राफ से समझते हैं। ये ग्राफ बनाते हैं इसका, ये हम HNO3 को A मान के चलेंगे और इसको मान के चलेंगे B। हाँ, एक लिक्विड A था, एक लिक्विड B था। तो गाइस इसमें हमने पढ़ा जो मैक्सिमम बॉइलिंग एरिया प्राप्त होगा वो नेगेटिवली डेविएटेड होगा, तो इसको हम नेगेटिवली डेविएट करते हैं। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या हमने पढ़ा था कि जो यहाँ पे जो ये ग्राफ था PA0 और PB0 के बीच में, वो ग्राफ क्या शो करता था, नेगेटिव डेविएशन शो करता था इस तरह से। नीचे की तरफ ग्राफ नीचे की तरफ खिसक सकता था, कर्व करता था, इसको बोलते थे नेगेटिव डेविएशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर भी एक नीचे की तरफ में पीक मिल रहा है, पीक पॉइंट। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर जो इन दोनों का जो कंसंट्रेशन होगा वो 68:32 का रेशियो में होगा, इसके रेशियो में होगा। और इसमें हमने अभी बताया था XB और XA के बारे में। तो XB जो है वो 0 लेते हैं, XA = 1 लेते हैं, और यहाँ पे XB = 1 हो जाता है और XA = यहाँ पे 0 हो जाता है। इस तरह ले लेंगे। तो ये खैर यहाँ पे मेरे समझाने का मतलब है कि अगर प्रेशर और मोल फ्रैक्शंस के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो नेगेटिव डेविएशन में गाइस हमें ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिला था। अभी सबको नहीं बनाया मैंने, हमने यहाँ पे PA0 और PB0 मतलब टोटल प्रेशर के बीच में बनाया उसको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जो हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमें कंसंट्रेशन मिलेगा वो इस कंसंट्रेशन पे ये आइसोट्रोपिक मिक्सचर होगा। अब टेम्परेचर में समझते हैं, टेम्परेचर में कैसा होगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा इसमें। देखिए अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वेपर है वो कम बन रही है। जो इसकी वेपर है, जब ये अलग अलग थे उनकी वेपर ज्यादा थी, अब उनका वेपर प्रेशर मिलाने के बाद में जो वेपर प्रेशर था वो कम हो गया। अब ये कम क्यों हुआ, कम इसलिए हुआ क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स थे AB इंटरेक्शन, जो AB इंटरेक्शन था, AB इंटरेक्शन, जब ये इंटरेक्शन काफी ज्यादा हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल आसानी से टूटेंगे नहीं और आसानी से इनकी वेपर नहीं बनेगी। तो इनको वेपर फॉर्म में बनाने के लिए हमें और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जब इनकी मिक्सिंग होगी, डिसोल्यूशन होगा, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाता है। अच्छा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो ये ग्राफ जो टेम्परेचर वर्सेस एक्स का ग्राफ है, इसमें क्या रहेगा, ये ऊपर की तरफ बनेगा। और ये जो पीक पॉइंट है, इस पीक पॉइंट को बोलेंगे, ये जो टेम्परेचर होगा ये टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। ओके, अब यही होगा इसका कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर। तो मेरे ख्याल से दोनों समझ में ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा बना होगा, बट मतलब इसको आप सही से बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन समझ में आ गया होगा आपको। तो बस अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देगा और मैं इसको उसके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ओके।